Hello everyone. So today we are going to start our chapter 20, that is debates on the future strategy after civil disobedience movement. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का रिज्यूम, उसका विड्रॉ कर लिया गया था। अब उसके बाद जो डिबेट्स चली, उसके बाद जो गवर्नमेंट थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उनके क्या डिबेट्स चले, हम उसके बारे में अभी बात करेंगे। तो देखो, फर्स्टली इंट्रोडक्शन में क्या लिखा गया है। इंट्रोडक्शन में लिखा गया है कि जो नेशनलिस्ट थे, जो लीडर थे ना, उनके आपस में ही बहुत सारे मतभेद होना शुरू हो गए। कुछ बोल रहे थे कि हम इलेक्शन फाइट करेंगे, है ना, फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में आएंगे, फिर अंग्रेज़ों का मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल में बैठ के अंग्रेज़ों का काम करना मुश्किल करेंगे। कुछ का कहना था कि नहीं, हम काउंसिल में कोई एंट्री नहीं करेंगे और जो नेक्स्ट हमारा मास मूवमेंट होगा हम उसके लिए तैयारी करेंगे और नॉन मास स्ट्रगल को अभी कंटिन्यू रखेंगे। फिर इनका आपस में ही ग्रुप्स बनना शुरू हो गए। अब देखो, 1937 में इलेक्शन हुए थे। नेक्स्ट क्लास में हम उन इलेक्शन की बात करेंगे, कहाँ कहाँ पे कांग्रेस जीत के आई, और 28 मंथ तक कांग्रेस का कार्यकाल रहेगा। उसके बाद कांग्रेस रिज़ाइन कर देगी, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे। अब देखो, नेक्स्ट इसका जो फर्स्ट स्टेप है, उसमें हेडिंग दी गई है द फर्स्ट स्टेज डिबेट। देखो, इसमें क्या होता है, 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव आएंगे। जैसे आफ्टर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जैसे ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ख़त्म होता है तो 3 ग्रुप में बन जाएगी इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो फर्स्ट ग्रुप है वो क्या कहेगा, वो कहता है कि हम गांधीयन लाइन जो हैं उन्हीं के ऊपर एक कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे। जो गांधी जी कहेंगे हम उन्हीं चीज़ों को फॉलो करके आगे अपना स्ट्रगल जारी रखेंगे। जो सेकंड ग्रुप के लोग हैं वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि हम इलेक्शन फाइट करेंगे सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए और उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और जीत के आएंगे और सरकार में रहकर अंग्रेज़ों का काम करना मुश्किल करेंगे। और जो देखो, जो थर्ड ग्रुप था, स्ट्रॉन्ग लेफ्टिस्ट थे, वो उनके आइडिया बहुत मतलब रेडिकल नहीं थे। उनका कहना था कि अगर कांग्रेस में ही अगर ऐसे डिवीज़न होना शुरू हो गए तो हमारा जो मेन पर्पस है, जो हमारा मेन मास स्ट्रगल है, हमारा ध्यान टोटली वहाँ से डाइवर्ट हो जाएगा और ये हमें बहुत मुश्किल होगा। एंड हमारा जो मेन इशू है वो है स्ट्रगल अगेंस्ट कलोनियलिज्म का मतलब होता है किसी कंट्री को जीतना और वहाँ अपना एडमिनिस्ट्रेशन बैठाना और उस कंट्री के रिसोर्सेज का यूज़ करना, जैसा कि अंग्रेज़ बिल्कुल भारत में कर रहे थे। तो अब इनकी आपस में ही इतनी डिबेट्स चल रही थी। अब हम बात करेंगे नेहरू विज़न की। जो नेहरू जी का विज़न था, इस पे वो जो देख रहे थे वो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इनमें भी एक अलग अलग अवधारणा से सोचने वाले लोगों का ग्रुपिज़म हो रहा है। एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप। तो नेहरू जी का कहना था कि अगर आप ये आपस में ही ऐसे ग्रुपिज़म करना शुरू कर दोगे और लड़ाई करना शुरू कर दोगे तो जो हमारा मेन पर्पस है पूर्ण स्वराज का, वो हमें कभी भी नहीं मिल सकता। सो हमें अपने नेशन को पहले लेके सोच के चलना है। हमने जो इन अंग्रेज़ों के अगेंस्ट जो भी स्ट्रगल किया है, अगर तुम लोग इनके सेंट्रल लेजिस्लेचर में ही एंट्री करके वहाँ इनके साथ काम करना शुरू करोगे तो जो हमने आज दिन तक मतलब जो भी स्ट्रगल किए वो सब ज़ीरो हो जाएंगे, उनका कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब देखो, जो ट्रू स्ट्रगल स्ट्रैटेजी थी, नेहरू जी बहुत अपोज करते थे उसको। गांधी जी का मानना था कि जो मास मूवमेंट है उनको इसी फेज़ के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। जैसे ट्रू स्ट्रगल का मतलब टेक अ ब्रेक एंड अगेन स्टार्ट, फिर ब्रेक लो, फिर से शुरू करो, चाहे आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हो। बट नेहरू जी इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे। नेहरू जी का कहना था कि जो विक्ट्री है, अगर मतलब एक बार आपने शुरू कर दिया है, कोई भी मूवमेंट है या चाहे जो भी है, आप उसको मतलब फिर ख़त्म करके ही सांस लो। इट इज़ लाइक दैट।
अब देखो फाइनली येस टू काउंसिल एंट्री, किसी ना किसी तरह वो इतना ग्रुपिज्म हो रहा था, उन्होंने गांधी जी को भी मना लिया, गांधी जी ने भी फाइनली हाँ कर दी काउंसिल एंट्री के लिए। इन नवंबर 1934 इलेक्शन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, कांग्रेस ने 45 सीट्स विन की आउट ऑफ 75 जो रिज़र्व थी इंडियंस के लिए। देखो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे देखा कि कांग्रेस में कुछ लोग थे वो सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए भी इलेक्शन लड़ना चाहते थे। अब देखो अंग्रेज़ों को था कि अब मज़ा आने वाला है, बट गांधी जी बहुत चालाक थे, गांधी जी ने नहीं रोका जो कांग्रेस के लीडर थे उनको, जो भी इलेक्शन लड़ना चाहते थे, क्योंकि गांधी जी को पता था कि अगर वो उनको रोकेंगे तो ग्रुपिज्म होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी डिवीज़न हो जाएगा। तो गांधी जी ने नहीं रोका और गांधी जी ने साफ साफ कह दिया कि जो लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस में ग्राउंड लेवल पे रह के काम नहीं कर सकते वो इलेक्शन लड़ें और कंस्ट्रक्टिव वर्क करें, बट हमेशा याद रखें जो हमारा मेन पर्पस है पूर्ण स्वराज। ठीक है, आप अंग्रेज़ों के साथ रहो, वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव काम करो और याद रहे कि आप जो भी काम करो, जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो काम उसके अकॉर्डिंग ही हो, उसके अगेंस्ट ना हो। और फाइनली गांधी जी ने भी उनको परमिशन दे दी थी, गांधी जी ने रोका नहीं था। अब देखो हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये क्या था। जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, उसके बाद उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिर्फ सेकंड राउंड टेबल, एक जो सेकंड वाली थी उसी में ही पार्टिसिपेट किया था। और जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई उसके जो डिस्कशन वगैरह हुए उसके बाद ये एक्ट लाया गया था, एक्ट ऑफ 1935, जिसका नाम रखा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब जो इसके मेन प्रोविज़न थे हम उनके बारे में बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे अंग्रेज क्या बोलते हैं कि जो प्रिंसली स्टेट हैं एंड ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी है उनको मिला के हम एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे। ठीक है, मतलब जो अंग्रेज़ थे उन्होंने इंडियन टेरिटरी जो हथियाई थी और फिर कुछ कुछ अभी प्रिंसली स्टेट्स थी जहाँ पे राजे रजवाड़ों का राज था, तो भाई उनको भी हम मिला लेंगे और उन सबको मिला के बनाएंगे ऑल इंडिया फेडरेशन। अब इसके लिए इन्होंने 2 शर्तें रखी कि क्या होना चाहिए। देखो जो फर्स्ट शर्त थी इनकी वो थी कि जो प्रिंसली स्टेट हैं अगर वो अग्री करती हैं फेडरेशन को ज्वाइन करने में तो उनको 52 सीट्स में अपना एलोकेशन वो करवा सकती हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट में उनको 52 सीट्स दी जाएंगी। और जो दूसरी शर्त थी, अब देखो एक प्रिंसली स्टेट है, वहाँ पे राजा खुद अपना शासन कर रहा है, उसको क्या ज़रूरत है ये इंडियन फेडरेशन का हिस्सा बनने की या काउंसिल में एंट्री करने की, है ना। मतलब ये शर्तें शायद बनी ही इसलिए थी कि ये ऑल इंडिया फेडरेशन कभी ना बने, और ये बना भी नहीं था कभी। जो सेकंड वाली शर्त थी वो ये थी कि इसमें क्या होगा, एग्रीगेट पॉपुलेशन ऑफ दिस स्टेट, मतलब जो सारी प्रिंसली स्टेट हैं उनकी पॉपुलेशन 50% ज़्यादा होनी चाहिए टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडियन स्टेट, जो नहीं था। तो मतलब ये शर्तें तो उन्होंने बेवकूफ़ों वाली ही रखी थी कि ताकि ये इंडियन फेडरेशन कभी बने ना, और इसके बनने से भी कोई फ़र्क किसी को क्या ही पड़ना था। एंड ये बनी नहीं, और फिर जो इंडियन एक्ट 1919 था उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती रही। अब बात करते हैं कि जो लेजिस्लेचर लेवल पे जो काम हुआ उसके बारे में। देखो क्या होता है कि बाईकैमरल लेजिस्लेचर बना दिया जाता है जिसमें 2 हाउसेस थे, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है और लोअर हाउस को फेडरल असेंबली कहा जाता था। जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, जो अपर हाउस है, वो परमानेंट बॉडी थी और उसके 1/3 मेंबर रिटायर होंगे एवरी 3rd ईयर। और जो लोअर हाउस था फेडरल असेंबली, उसके जो मेंबर हैं उनका जो कार्यकाल रहेगा वो 5 ईयर की ड्यूरेशन के लिए रहेगा। अब देखो जो मेंबर हैं लोअर हाउस के फेडरल असेंबली के, वो वोट दे सकते हैं अगेंस्ट मिनिस्टर, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन वो ला सकते हैं। बट जो मेंबर हैं काउंसिल ऑफ स्टेट के, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकते, वो मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई भी वोट नहीं कर सकते। लेजिस्लेचर में ये बात की गई।
अब बात करेंगे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की। इन्होंने क्या किया, प्रोविंशियल जो स्टेट थी उसको ऑटोनॉमी दे दी और एक लीगल आइडेंटिटी दे दी गई, और जो डायरार्की जो वर्ड था उसको उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। अब देखो एग्जीक्यूटिव लेवल पे इन्होंने क्या किया, जो गवर्नर था वो पहले क्या करता था, रिपोर्ट करता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, बट अब उन्होंने क्या किया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हटा के अब गवर्नर जो है वो डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहा था ब्रिटिश क्राउन को। ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे चेंज कर दिया। एंड लेजिस्लेचर में उन्होंने क्या किया, सेपरेट इलेक्टोरेट ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनल अवार्ड, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। ऑल द मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड, और वुमेंस को भी वोट करने का अधिकार दिया गया था। मिनिस्टर वर टू एडमिनिस्टर ऑल प्रोविंशियल सब्जेक्ट। ऑन स्टेट लेवल 40% ऑफ बजट वॉज नॉट वोटेबल, एंड गवर्नर हैव स्पेशल पावर रिफ्यूज़ असेंट टू बिल। गवर्नर के पास स्पेशल पावर्स थी। बस ये चीज़ें हुई, इतना कुछ इसमें उन्होंने ख़ास चीज़ें नहीं की। नेक्स्ट इज़ इवेल्युएशन ऑफ एक्ट 1935। देखो इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी, ये बोल रहे हैं जो ब्रिटिशर थे, ये बोल रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है इंडियंस के लिए, ठीक है, उसमें अगर कोई चेंज करना होगा तो वो राइट सिर्फ ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास है। अब देखो इंडियंस का कहना था कि हमारा संविधान है, हमारे लिए बन रहा है, तो राइट्स हमारे पास क्यों नहीं। ये अंग्रेज खुद को बहुत मतलब कुछ ज़्यादा ही चालाक समझते थे। एंड देखो इनकी क्या पॉलिसी और क्या स्ट्रेटजीज़ अपना रहे थे। ये जो लॉन्ग टर्म ब्रिटिश स्ट्रेटजी है इसके बारे में बात करेंगे। ये बोलते हैं कि रिप्रेशन इज़ नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन टू सुप्रेस द मूवमेंट। किसी मूवमेंट को दबाने के लिए आप बार बार रिप्रेशन कितनी बार यूज़ करोगे, कितनी बार उनको मारोगे, जेल में बंद कर दोगे, भगाओगे जहाँ पे वो मूवमेंट कर रहे होंगे, वो थोड़े दिन शांत रहेंगे, अगेन वो फिर से कोई ना कोई मूवमेंट शुरू कर देंगे। तो इनका कहना था कि इनको थोड़ा कंसेशन दो, थोड़ी पावर्स दो, लाओ इनको पावर्स में टू कंटिन्यू द ब्रिटिश राज। जो इनको पावर में लाएंगे, इनको पावर, पैसा, वो हर चीज़, दौलत, शोहरत, ये देखेंगे, उस चीज़ का इनको नशा चढ़ेगा, बस फिर ये कोई मूवमेंट उसके हमारे अगेंस्ट कर नहीं पाएंगे। जो लीडर्स थे इनको लाओ पावर में, इनका मतलब ये स्ट्रैटेजी अपना रहे थे ये, और बोल रहे थे कि रिप्रेशन इज़ नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। नाउ बात करेंगे नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स की। देखो जो 1935 एक्ट आया था, ये चीज़ें सरकार उसी के अकॉर्डिंग या उसी के बेस पे बोल रही थी, बट कांग्रेस ने इसको सीधे सीधे रिजेक्ट किया। जो लेफ्ट विंग, जो थर्ड ग्रुप के लोग थे, जो जवाहरलाल नेहरू जी जिसको लीड कर रहे थे, और सुभाष चंद्र बोस जी, उन्होंने इस एक्ट को सीधे सीधे अपोज़ किया। और जो कुछ लोग काउंसिल में जाना चाहते थे उनको ये कहा कि अगर तुम्हें जाना ही है तो इस एम के साथ जाओ कि तुम वहाँ अंग्रेज़ों का काम करना मुश्किल कर दो। एट द एंड गांधी जी ने भी परमिशन दे दी थी उनको, जो भी इलेक्शन लड़ना चाहते थे। और देखो क्या होता है, इलेक्शन होते हैं और 1161 सीट्स में से 716 सीधे सीधे कांग्रेस जीत जाती है, और इट गोट अ मेजॉरिटी इन ऑल प्रोविंसेस बट एक्सेप्ट इन बंगाल, असम और पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो था वहाँ पे मेजॉरिटी इनको नहीं मिलती है। ये 1937 के इलेक्शन थे, इनके बारे में अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 20 ख़त्म होता है, और अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे शुरू चैप्टर 21 कांग्रेस रूल इन प्रोविंस। कांग्रेस का जो रूल रहा उसके बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।